Hello everyone and welcome back to the YouTube channel of Brainwise। इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। एक्चुअली बच्चों, दोस्तों, भाई बहनों, ये क्या है ना, ये हमारा सिलेबस है बीए हिस्ट्री ऑनर्स के बच्चों के लिए। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए बीए ऑनर्स हिस्ट्री, बी हिस्ट्री ऑनर्स बोलो, बी ऑनर्स हिस्ट्री बोलो, बी हिस्ट्री ऑनर्स बोलो, कुछ भी बोलो। ठीक है, बात यही है। ठीक है, बीए ऑनर्स हिस्ट्री का है ये वाला। ये सेमेस्टर फर्स्ट के लिए है, पहली बात सुन लीजिए, सेमेस्टर फर्स्ट के लिए है ये। ठीक है, सेमेस्टर फर्स्ट बी हिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट ईयर। और क्लियरिफाई करने के लिए मैं आपको एकदम सब चीज़ क्लियरिफाई करूँगा। ठीक है, और मुझे पता है ये इस सब्जेक्ट की वीडियो ज़्यादा नहीं है अकॉर्डिंग टू द DU यूनिवर्सिटी सिलेबस। ठीक है, और एक चीज़ और ही है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए है। और क्लियरिफाई कर दिया, लो बोलो, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए ये। और ये कौन सा सब्जेक्ट है, आई विल टेल यू। द सब्जेक्ट इज़ हिस्ट्री ऑफ USA। हिस्ट्री ऑफ USA जो कौन सा वाला है इसका, इंडिपेंडेंस टू सिविल वॉर वाला है ना, वो वाला इंडिपेंडेंस टू सिविल वॉर वाला, ये वो वाला हिस्ट्री है। डिसिप्लिन 3 ना, हमारा डिसिप्लिन 3 है जो हिस्ट्री ऑफ USA है। और ये सब्जेक्ट कंपलसरी अगर आप हिस्ट्री लेते हैं तो अभी फ़िलहाल में तो। ठीक है, आगे का पता नहीं, चेंज होता रहता है, तो अभी फ़िलहाल में ये कंपलसरी है। ठीक है, अब सारे क्लियरेंस नहीं होनी चाहिए, आपको समझ गए होंगे। बीए ऑनर्स हिस्ट्री के लिए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी। सब्जेक्ट कौन सा, हिस्ट्री ऑनर्स का USA हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ USA फिर हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। तो इसमें हम क्या करने वाले ना कि इसमें हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे सिर्फ, जो कि टॉपिक भी कवर करेंगे, विच कवर टॉपिक्स एज वेल एज क्वेश्चंस फॉर द सेमेस्टर फर्स्ट एग्ज़ाम। ठीक है, तो देखो पहले मतलब कि ये कंपलसरी वो क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं, वो टॉपिक्स बता रहा हूँ जो कि 100% आते ही हैं। एक्चुअली ये भी एक चीज़ है कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम ऐसा नहीं यही आएगा, एनालाइज द मेन कॉजेज ऑफ सिविल वॉर, वॉज इट इज़ इनएविटेबल, एकदम ऐसा सेम टू सेम नहीं लिखा आएगा कुछ भी आ सकता है, बस घुमा फिरा के आएगा। ये नहीं कि 2 वर्ड एक लाइन का वो है क्वेश्चन, तो हो भी सकता है कि पूरा इतना बड़ा होके आ जाए, मतलब कि पूरा पैसेज बन के आ जाए। ये बहुत झंझट होती है उसको पहचानने में कि टॉपिक कौन से टॉपिक से है। तो इसके एक मैं छोटी सी ट्रिक बताता हूँ क्या है। जैसे कि आप जस्ट इमेजिन, जस्ट एज्यूम ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन आया। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन आया, तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो डेफिनेटली सी बात है आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो आपको ना ऐसे वर्ड आएगा जी, अच्छा सिविल वार से रिलेटेड है ये, आपने ये तो है नहीं बिना पढ़े जाएंगे आप कॉलेज में एग्ज़ाम देने, तो आप थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे ना। तो आपको क्या करना है ना, आपको एक वर्ड देख लेना है जिससे कि कीवर्ड, जिससे कि आपको पता है अच्छा ये टॉपिक है सिविल वार के बारे में। तो इसमें हम पहले सिविल वार के बारे में जानेंगे, और पहली बात। और दूसरी बात ये भी, सॉरी एक बात ये भी कि आपको सिलेबस अपने साथ ही रखना जब आप पढ़ें। ठीक है, और सिलेबस आपके अपने साथ क्या रखना है, पहले आपको पढ़ना सिलेबस के हिसाब से, आपको एग्ज़ाम टाइम में नहीं है। सिलेबस के हिसाब से आपको पूरे 4-5 जो महीने मिलते हैं ना, 5 महीने 4-5 महीने जो भी मिलते हैं, मंथ्स मिलते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग उससे पढ़ना है। और जो क्वेश्चंस है ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको आपको है ना एग्ज़ाम टाइम में कवर करना है। ठीक है, एग्ज़ाम्स में करना है। जो 5 टॉपिक्स होते हैं, 5 या 4 टॉपिक्स होते हैं, और 4 टॉपिक्स वो आपको एग्ज़ाम टाइम में कवर करने होते हैं। बस इसको थोड़ी नॉलेज के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं एग्ज़ाम टाइम में। ठीक है, ये बिल्कुल ही कंपलसरी नहीं होता सिलेबस, आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन होते हैं जो कि कंपलसरी होते हैं। ठीक है, बिकॉज आई एम ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि हमारे में भी पता है क्या हुआ था। जूनियर बच्चों, जूनियर भाइयों बहनों, फ्रेंड्स, क्या हुआ था ना, अभी हम भी देखो एकदम मतलब कि फ्रेशर ही रहते हैं, तो हमें भी नहीं आइडिया होता है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो मुझे तो किसी ने गाइडेंस भी दी थी प्रॉपर तरीके से, बट अब मैं नहीं चाहता कि जैसे मैंने इसको मतलब कि मैंने फ़िनिश किया है फर्स्ट सेमेस्टर, और मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए, वैसे मेरे जूनियर्स ना दें। तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ
ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो आप कर सकते हैं, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको यूज़फुल लगे अपने दोस्तों को भी बता देना, ठीक है। खैर, आपको यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। अगर आप बीए हिस्ट्री ऑनर्स के बच्चे हैं तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं मेरे से, लाइक कुछ भी, किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, किस टॉपिक्स आएंगे, ठीक है, ये सब आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप कमेंट में ही बता सकते हैं मेरे को, कमेंट में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, कमेंट्स में मैं देखता रहता हूँ। और टेलीग्राम कर लेते हैं तो आपको उसमें नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, जैसे कि ये सारे हैं। खैर, तो क्या है ना, अब हिस्ट्री ऑफ यूएसए क्या टॉपिक है, किस सब्जेक्ट का, हिस्ट्री ऑफ यूएसए, ठीक है। सो क्वेश्चन पहला आता है, मतलब क्वेश्चन पहला यूँ नहीं कि क्वेश्चन पहले पे यही आएगा सिविल वॉर, नहीं, सिविल वॉर में कुछ भी आ सकता है। वैसे ना टॉपिक 1 पे, मतलब क्वेश्चन 1 पे हमेशा पता है क्या आता है, टाइप्स ऑफ लेबर वाला आता है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाएंगे, ठीक है। मतलब एक वीडियो एक लेक्चर एक वीडियो, ठीक है, एक टॉपिक एक वीडियो एक लेक्चर, ठीक है, जैसे कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, वो वाला, ठीक है, वो वाला सिस्टम चलेगा यहाँ पे। देखिए, एनालाइज द मेन कॉजेज ऑफ सिविल वॉर, हमें सिविल वॉर की क्या जानने, मेन कॉजेज क्या थे, रीज़न क्या थे भैया, रीज़न क्या थे, व्हाट द रीज़न बिहाइंड दैट सिविल वॉर ऑफ अमेरिका, ये किसका है, ऑफ अमेरिका। वॉज इट इनएविटेबल, क्या ये कंपलसरी था, ये अनिवार्य था, वॉज इट, क्या अनिवार्य था ये, क्वेश्चन मार्क। तो इसका हम आंसर देखेंगे, अगर इसका आंसर ये भी देखेंगे, वैसे कॉजेज ही आते हैं, ठीक है, और ज़्यादा सिविल वार के बारे में कुछ आता नहीं, तो आपको पहले क्या करना है, पहले सिविल वार के बारे में थोड़ा बहुत लिखना है, थोड़ा बहुत चुन्नू मुन्नू सा, उसके बाद अपना ये कर देना, अपना स्टार्ट मेन कॉजेज वगैरह लिखना, ठीक है। तो द अमेरिकन सिविल वॉर विच अकर्ड बिटवीन 1861 to 1865 was one of the most devastating conflict in the American history। ये जो अमेरिकन सिविल वार है ना, ये कब अगर हुआ था, देखो भाई एक बात और, तुम इतने छोटे बच्चे नहीं हो कोई भी, आप कॉलेज में आ गए हो और थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको भी आनी चाहिए, ठीक है, कोई मैं यूँ नहीं कह रहा मुझे नहीं आती, बट आपको थोड़ी बहुत, जैसे कि आपको मैं बताऊंगा बिटवीन कब किसके किसके बीच में हुआ था, कितने टाइम के बीच में हुआ था, अमेरिका को हम यूएस भी बोल सकते हैं, सिविल वार को बोलेंगे हम गृह युद्ध, कब अकर हुआ था, मतलब कब हुआ था युद्ध, मतलब ये इतना बिल्कुल डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस ऊपर ऊपर से बताऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए बेसिक चीज़, ठीक है, बेसिक चीज़, जिससे आपको नॉलेज भी मिल जाए, ठीक है। खैर, जाने दो सब कुछ, मैं कोशिश करूँगा जितना मैं कर सकता हूँ, ठीक है, भगवान मैं भी नहीं हूँ। बेसिकली तो क्या है ना, ये अमेरिकन सिविल वॉर कब कब से कब तक रहा था, 1861 से 1865, यानी 4 साल चला था, याद रखना, ठीक है। वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग, यानी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुए थे इसमें, हाईली डिस्ट्रक्शन हुए थे इसमें, हाईली डिस्ट्रक्शन वाला ये कॉन्फ्लिक्ट था अमेरिकन हिस्ट्री का, जिसमें कि बहुत तहस नहस कर दी थी अमेरिका की। इट pitted द यूनियन मेड अप ऑफ स्टेट्स दैट remained लॉयल टू द फेडरल गवर्नमेंट अगेंस्ट द कन्फेडरेसी। एक चीज़ और बता दूं आपको, यहाँ पे 2 टर्म आएंगे, यूनियन, एक सेकेंड, आपको ना अगर मैं आपको थोड़ा सा नीचे ले जाऊँ ना, यहाँ पे कहीं बहुत गुचपुच हो जाएगी, यहाँ पे 2 टर्म आएंगे, 2 टर्म आएंगे, पहला क्या है, यूनियन, पहला क्या है यूनियन, दूसरा क्या है कन्फेडरेसी। ये यूनियन है पार्ट ऑफ अमेरिका, जो कि नॉर्थ में रहा करता था, ठीक है। और ये मैं आपको चलो थोड़ा सा, मतलब कि थोड़ा सा मतलब वो करने के लिए, कन्फेडरेसी क्या है ना, कन्फेडरेसी को हम थोड़ा सा ब्लू पेन से लिखते हैं, जैसे कि आपको होता है ना स्कूल में होता है रेड नॉर्थ होता है, वैसे ही कन्फेडरेसी क्या होता है, ये साउथ रीजन है, कहाँ का, साउथ रीजन ऑफ अमेरिका, ओके। और एक हाँ सेम चीज़, नॉर्थ रीजन ऑफ अमेरिका, ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट आएगी, फेडरल गवर्नमेंट,
फेडरल गवर्नमेंट यानी ऐसी गवर्नमेंट जो कि एक सेकेंड, इन दोनों ने मिलके बनाई है फेडरल गवर्नमेंट, इन दोनों की यूनियन से बनी फेडरल गवर्नमेंट, ये होता है फेडरल गवर्नमेंट। अभी है ना इंडिपेंडेंस के बाद की बात चल रही है, सिविल वार, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था सिविल वार, इंडिपेंडेंस से पहले नहीं। सिविल वार क्या होता है, जो कंट्री के, ये कंट्री है, पर्पल कलर की कंट्री, उसके अंदर छोटे छोटे दो पार्ट्स, जैसे श्रीलंका वाला आपको याद होगा। अब इन दोनों में युद्ध हो रहा है ड्यू टू सम कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कुछ होगी कोई बात, तो भाई कंट्री के अंदर ही जो अलग अलग पार्ट लड़ रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 आपस में लड़ रहे हैं, उन सब के बीच में फाइटिंग हो रही है, तो उसके क्या बोलते हैं, सिविल वार। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंट्री विद इन द कंट्री, तो उसके बोलते हैं हम सिविल वॉर। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो कि बनी थी इन दोनों की यूनियन से, यूनियन गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और कुछ इसमें जो पॉइंट्स आते जाएंगे उसको आपको बताते जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान मत होना बिल्कुल भी। अगर आप मेरे साथ हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। ये मैंने एक क्वेश्चन है सिर्फ ये, जो कि डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इस सिविल वार ने क्या करा था, यूनियन को स्टेट, देखो जो यूनियन था ना वो तो स्टेट के खिलाफ लॉयल था, खिलाफ नहीं, वो मतलब कि स्टेट के लिए लॉयल था। बट जो कन्फेडरेसी थी यानी जो साउथ था, इसको याद रखना आप, है ना, ऐसे नहीं कि खाली बैठे हो आराम से टीवी चला के बैठे हो, नहीं, नोट्स बनाते आना, ठीक है। और जो साउथ था ना वो उसके अगेंस्ट था, फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट था। क्यों अगेंस्ट था अभी आगे देखेंगे। विच सेकेडेड यानी सेपरेशन, जो कि क्या चाहता था, सेपरेशन चाहता था। देखो इतना बहुत डिटेलली बता लो मैं आपको, फिर ये नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है, ये नहीं, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ जितना मैं बता सकता हूँ, ठीक है। फ्रॉम द यूनियन, जो कि चाहता था सेपरेशन फ्रॉम द यूनियन एंड फॉर्म देयर ओन नेशन। साउथ क्या चाहता था, वो यूनियन से अलग होना चाहता, यूनियन यानी नॉर्थ से अलग होना चाहता था, और चाहता था कि वो अपना अलग नेशन बनाए, ठीक। द मेन कॉज ऑफ सिविल वॉर वॉज द इशू ऑफ स्लेवरी। सबसे ज़्यादा मेन इशू क्या था, द मेन कॉज क्या था, दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो बताइए व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ सिविल वॉर वॉज इशू ऑफ स्लेवरी। क्या है, इशू ऑफ स्लेवरी, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, क्या है, इशू ऑफ स्लेवरी, मेन कॉज ऑफ ये इशू ऑफ स्लेवरी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। विच हैड डिवाइडेड द नेशन सिंस इट्स फाउंडिंग। उसने ये जो स्लेवरी वाला पैटर्न था ना, ये स्लेवरी वाला पैटर्न इसने डिवाइड कर रखा था जब से ये नेशन बना था, और जब से इसकी मतलब खोज हुई थी, जब से भैया ये एक कॉज बना हुआ है एक वॉर का। स्लेवरी हैज़ बिन कंट्रोवर्शियल इशू सिंस द अर्ली डेज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये कंट्रोवर्शियल इशू है, टिशू नहीं इशू है, जब से हमारा यूएस फॉर्म हुआ है, जब से ही, ठीक है। मैनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स रिकॉग्नाइज दैट इट वॉज मोरली रॉन्ग। कुछ जो फाउंडिंग फादर्स हैं यूएसए के, क्योंकि यूएसए के फाउंडिंग फादर्स भी बहुत सारे हैं, कोई बोलता कोलंबस है, कोई बोलता विंकिंग्स है, कोई कुछ तो कोई कुछ, तो जो कुछ फाउंडिंग फादर्स हैं वो बोलते हैं कि ये जो स्लेवरी है ना वो अच्छी चीज़ नहीं है, मोरली बहुत ही गलत है, इंसान तो इंसान ही होता है, उनको इंसानों को क्यों गुलाम बना रहे हो, ऐसा करके कुछ उनका मानना था। मैं बिल्कुल नहीं जान सकता, नहीं बता सकता, मतलब कि उन्होंने क्या कहा था, इतनी भी हिस्ट्री नहीं जाननी है ना उस केस ने क्या कहा था। बट दे वर अनेबल टू अग्री ऑन हाउ टू एड्रेस द इशू। और वो इतना भी कैपेबल नहीं थे, इतना भी मतलब कि वो नहीं थे एबल कि वो एड्रेस कर सके इस इशू को। वो मतलब समझ ही नहीं पा रहे थे इस इशू को एड्रेस करना कैसे है। ये इस बात पे निष्कर्ष उनका निकल के ही नहीं आ रहा था ये फाउंडिंग फादर्स का। ये मतलब कि इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे भी, बस जस्ट लाइन बढ़ाने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कॉपी भरने की ज़रूरत होती है और ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब आता है ये इम्पोर्टेंट, the southern state which relied heavily on the agriculture and the use of slavery, so slave labor, were adamant that slavery was essential to their way of life.
देखिए क्या है, जो सदर्न स्टेट थे ना वो किस पे डिपेंड थे, चलो यहाँ पे ऐसे लिख दें, डिपेंड किस पे थे, हेवली किस पे डिपेंड थे, वो एग्रीकल्चर पे, किस पे, एग्रीकल्चर पे, ठीक है। और उनके लिए स्लेवरी का यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी था भैया। एग्रीकल्चर उस टाइम पे मशीन्स नहीं हुआ करती, तो स्लेव्स ही काम किया करते थे, जो होते थे इंसान, यानी ह्यूमन रिसोर्स ही काम करता था उस पर। वर एडामेंट दैट स्लेवरी वॉज असेंशियल टू देयर वे ऑफ लाइफ। और उन्होंने डिटरमाइन उन्होंने क्लियर कट बोल दिया भाई हमारे लिए स्लेवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ को चलाने के लिए। पहली बात तो ये है, उन्होंने बोल दिया साउथ वाले लोगों ने, सीधी सी बात, ठीक है। द नॉर्दर्न स्टेट ऑन द अदर हैंड, जो नॉर्थ के स्टेट्स थे दूसरे हाथ पे, वो चाहते थे मतलब कि उनको, मतलब कि वो इंडस्ट्रियलाइज पे, उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था नॉर्थ में। कहाँ पे, नॉर्दर्न स्टेट में, यानी यूनियन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यूनियन में इंडस्ट्रियलाइज हो गया था यूनियन, और वो रिलायंट मतलब कि लेस डिपेंडेंट था, किस पे, लेस डिपेंडेंट था ऑन स्लेवरी। वो मतलब कि उसको भाई मशीन काम कर रही है, तो स्लेव्स की मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स की क्या ही ज़रूरत। अब आता द इशू ऑफ स्लेवरी कैम टू द हेड विद द इलेक्शन ऑफ अब्राहम लिंकन। ये इस स्लेवरी का इशू कब सामने आया, जब अब्राहम लिंकन इलेक्शन जीते एज अ प्रेसिडेंट इन 1860। 1860 में ये जो इशू था सामने आया, जब अब्राहम लिंकन इलेक्शन में खड़े हुए थे। लिंकन वॉज अपोज टू एक्सपेंशन ऑफ स्लेवरी इन टू द न्यू टेरिटरीज। लिंकन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपोज करते थे कि भैया नहीं, एक्सपेंशन ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए हमको स्लेवरी में। जो नए नए स्टेट्स बन रहे हैं, नई नई टेरिटरीज बनी है, उसमें ये चीज़ बंद, ख़त्म, इसमें होनी ही नहीं चाहिए स्टार्ट। और जो रुके मतलब जिसमें चल रहा है उनको रोका जाना चाहिए। विच वॉज अ मेजर कंसर्न फॉर द सदर्न स्टेट्स, जो कि एक थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, किसके लिए, कंसर्न यानी प्रॉब्लम यहाँ पे। विच वॉज अ मेजर कंसर्न, ये कि जो कि मेजर इशू था, मेजर कंसर्न था, मेजर प्रॉब्लम थी, किन के लिए, सदर्न स्टेट्स के लिए, क्योंकि वे सदर्न स्टेट किस पे डिपेंड थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। दे बिलीव डैट द फेडरल गवर्नमेंट वॉज इंक्रोचिंग ऑन देयर राइट्स। वो बोलते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट है जो हमारे राइट्स को सप्रेस कर रही है। क्या कर रही है, सप्रेस, दबा रही है। हमारे जो राइट्स हैं वो उसको बहुत ज़्यादा दबा रही है और ख़तरे में डाल रही है हमारी वे ऑफ लाइफ। हमें मतलब धमका भी रही है हमारी लाइफ को, हम कैसे जीना ये बताएंगे हमको, ऐसे करके बता रहे, कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे थे, ठीक है। इन रेस्पॉन्स सेवरल सदर्न स्टेट्स separated from the union and form the confederacy। क्या सदर्न स्टेट को क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, इसको बहुत याद रखना, ये कंफ्यूज कर देता है, पर मुझे तो नहीं लगा बिल्कुल कंफ्यूजन वाला ही। खैर आपको लगे पर इसको याद रखना, यूनियन ये है, कन्फेडरेसी कोई वर्ल्ड मीनिंग नहीं है, इससे भी मतलब स्टेट का नाम है ये, ठीक है। स्टेट का नाम इन द सेंस उसको सदर्न पार्ट को बोला गया ये कन्फेडरेसी। द सदर्न स्टेट्स बिलीव डैट दे हैड राइट टू सेपरेट फ्रॉम द यूनियन अंडर द प्रिंसिपल ऑफ। भैया देखो, जो साउथ वाले थे वो बोलते थे हमारे पास राइट है कि हम अलग हो सकते हैं किसी भी यूनियन से, मतलब किसी भी पार्ट से अपनी कंट्री के, अंडर प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट्स राइट। किसके अंडर में, क्योंकि हमारे पास राइट है, हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट्स राइट है, हम चाहें तो हम यूनियन से अलग हो सकते हैं। अच्छा जी, उन्होंने बोल दिया सदर्न वालों ने। फिर क्या हुआ, दे आर्ग्यू दैट द फेडरल गवर्नमेंट वाज ओवरस्टेपिंग इट्स बाउंड्स by attempting to regulate slavery and other issues that they believed should be left to the individual state। और उन्होंने तर्क दिया, उन्होंने बोला कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट ना जो हमने मिलके बनाई है, वो अपनी सीमा को लांघ रही है। ओवरस्टेपिंग यानी वो अपनी सीमा को लांघ रही है, यानी अपनी सीमा को पार कर रही है, समझ रहे हो, लिमिट क्रॉस कर रही है, लिमिट क्रॉस कर रही है। वो बार हमको रेगुलेट, हमको मतलब बता रही है कैसे हमें, मतलब कि कैसे हमको स्टॉप, मतलब रोक देनी चाहिए स्लेवरी और ऐसे इश्यूज़ जो कि हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। और वो मानते हैं कि ये सारी
छोड़ देने चाहिए इंडिविजुअल स्टेट पे, जो जिस जैसा चाहे। उनको क्यों चुल हो रही है भैया फेडरल गवर्नमेंट को? सीधी सी बात उन्होंने ये बोल दी। जो नदर्न स्टेट्स थे वो चाहते थे, बिलीव डैट यूनियन वॉज द इंडिसेबल, वो कहते थे ये यूनियन है ना वो टूट ही नहीं सकती भैया, ये टूट ही नहीं सकती, वो तो अपने उसमें वो थे। एंड डेट सेपरेशन वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सक्सेशन यानी यहाँ पे क्या है, सेपरेशन। आप मैंने थोड़ी सी मेरी स्पेलिंग पे करेक्ट कर लेना, बस मैंने आपको ना समझाने के लिए समझा रहा हूँ, वैसे गलत तो नहीं है, बस होता है ना थोड़ा बहुत मिस्टेक कहीं हो जाती है। ये असंविधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये चीज़। आप करोगे ना, अलग करोगे नॉर्थ को साउथ और नॉर्थ को अलग करोगे तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कोई राइट फाइट नहीं है हमारे पास। साउथ ने तो बोला था क्या, हमारे पास राइट है, हमारे पास राइट है, पर नॉर्थ कह रहे नहीं आपके पास ऐसा कोई राइट नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। द इश्यू ऑफ स्लेवरी वॉज द हार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नॉर्थ एंड द साउथ। हो गया क्लियर? अब कोई दिक्कत तो नहीं है? जो इश्यू ऑफ स्लेवरी है वो एक मेन कॉज था, हर्ट यानी मेन कॉज, मेन कॉज ऐसे बोल सकते हैं। इश्यू ऑफ द स्लेवरी वॉज द मेन कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ। द नॉर्थ वांटेड टू अबॉलिश स्लेवरी वाइल द साउथ वांटेड टू प्रिजर्व इट। नॉर्थ चाहता था कि स्लेवरी सिस्टम अबॉलिश हो जाए और साउथ चाहता था कि ये सारा जो स्लेवरी सिस्टम है उसको वो प्रिजर्व करना चाहता था, जो वो चाहते थे कि अबॉलिश ना हो, साउथ चाहता था अबॉलिश ना हो। However, the issue was more complex than simply disagreements over a morality of slavery. The North and the South had fundamentally different economies and way of life, and the slavery was just one of the many issues that divide them. नॉर्थ और साउथ की जो इकोनॉमी थी वो भी अलग थी, उनका तरीका जीने का तरीका भी अलग था, और स्लेवरी वॉज जस्ट वन ऑफ द मैनी इश्यूज़। एक स्लेवरी थी को, एक इशू ये हो गया स्लेवरी, उनका वे ऑफ लाइफ अलग था, दूसरा ये हो गया, एक उनकी तीसरी इकोनॉमी ये अलग थी, ये भी अलग हो गया। पर जो मेन था ना, मेन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी था वो था हमारा इशू ऑफ स्लेवरी, बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले किया था उसने सिविल वॉर में, डिवाइड करने में उनको स्पेशली। द नॉर्थ वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंडस्ट्रियलाइज्ड। जो नॉर्थ थी वो धीरे धीरे करके इंडस्ट्रियलाइज हो रही थी, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बढ़ती जा रही थी, और उनकी इकोनॉमीज थी किस पे थी, बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड पे वो बेस्ड थी। और जो साउथ की जो इकोनॉमी थी किस पे बेस्ड थी, वो प्राइमरीली बेस्ड थी किस पे, एग्रीकल्चर सोसाइटी थी भैया, साउथ एग्रीकल्चर सोसाइटी थी। ओके, साउथ एग्रीकल्चर सोसाइटी थी विद लार्ज पोर्शन ऑफ द इकोनॉमी बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ स्लेव लेबर। और जो कि कौन इसको इकोनॉमी को चलाता था, स्लेव लेबर थे, इस इकोनॉमी को चलाते थे। द नॉर्थ एंड द साउथ ऑल्सो हैड डिफरेंट पॉलिटिकल व्यू। जो नॉर्थ और साउथ का है ना, वो उनका भी अलग अलग पॉलिटिकल व्यू रहा, कल्चरल आइडेंटिटी रही, विच कंट्रीब्यूटेड टू देयर डिसएग्रीमेंट्स, जो कि इनका चलता ही रहा। पॉलिटिकल व्यूज़ और कल्चरल आइडेंटिटी सबके अलग अलग चलता रहा, मेरा ये अलग है उसका ये अलग है, बताओ। द इश्यू ऑफ स्लेवरी वॉज ऑल्सो क्लोजली टाइड टू द पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ। पॉलिटिकल पावर में भी स्ट्रगल रहा था दोनों के बीच में, क्योंकि जो नॉर्थ था ना उसके पास लार्जर पॉपुलेशन थी और मोर रिप्रेजेंटेटिव थे कांग्रेस में, कांग्रेस यानी गवर्नमेंट में, ठीक है। विच गेव देम ग्रेटर पॉलिटिकल पावर, जो कि क्या देती है उन्हें, एक बड़ी पावर देती है। इसलिए फिर साउथ फेल्ट करता है कि साउथ को महसूस होता है कि भाई ये तो भाई थोड़ा सा अनफेयरली, मतलब कि गलत तरीके से हम पे डोमिनेट, हम पे भारी पड़ रहे हैं, ये क्या कर क्या रहे हैं बाय द नॉर्थ। ये मतलब कि नॉर्थ हम पे ज़्यादा ही डोमिनेट नहीं हो रहा है गलत तरीके से, साउथ वाले का ये मानना था। और उनको डर लगा रहता था कि नॉर्थ उनकी पावर को अबॉलिश ना कर दे, उनकी पावर यानी स्लेवरी को एकदम से ख़त्म ना कर दे। हाँ, फिर हमारा क्या होगा, हमारा तो कुछ नहीं होगा, हमारा इकोनॉमी एकदम सारी ठप्प पड़ जाएगी, बेकार हो जाएगी। दिस लेड टू द सेंस ऑफ रिसेंटमेंट एंड हॉस्टिलिटी टूवर्ड द नॉर्थ अमंग मैनी इन द साउथ, विच फर्दर फ्यूल द कॉन्फ्लिक्ट। क्या कहते हैं, जो ये जो सेंस था डिससेटिस्फेक्शन का,
रिसेंटमेंट यानी डिससेटिस्फेक्शन, डिससेटिस्फेक्शन। रिसेंटमेंट मतलब क्या था, मतलब कि जो डिससेटिस्फेक्शन थी, एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे, और उनकी जो हॉस्टिलिटी थी यानी जो गर्म बिहेवियर था, कि बहुत ही गलत तरीके से रॉन्ग बिहेवियर था, वो डिवाइड करता है नॉर्थ और साउथ को। और ये होता है ना आग में घी डालने वाला काम, वो करता है। इकोनॉमिक फैक्टर ऑल्सो प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन द आउटब्रेक ऑफ द सिविल वॉर। The South depended heavily on the export of cotton to Europe, and they were deeply concerned that a war would disrupt their trade and cause economic devastation. क्या एक इकोनॉमिक फैक्टर ये भी है, इकोनॉमिक फैक्टर भी है जो कि प्ले करता है, मतलब कि जो प्ले करता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल, जिसकी वजह से हमारा क्या हुआ था, आउटब्रेक हुआ था, इस सिविल वार स्टार्ट हुआ था। द साउथ डिपेंड किस पे था, हैविली ऑन द एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे था वो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी ट्रेड को मत समझना, ये अलग होता है, ठीक है, हिस्ट्री में। एक्सपोर्ट वो मतलब कि सिर्फ एक्सपोर्ट करता था वो, मतलब कि कॉटन उगाया उसने और भेज दिया यूरोप में, और उससे भाई उसको थोड़े बहुत पैसे आएंगे। एंड दे वर डीपली कंसर्न, और इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब कि बहुत कंसर्न रहते थे इस चीज़ को लेके कि बाई चांस वार हो गया, युद्ध हो गया, तो क्या होगा, इससे तो हमारी इकोनॉमी एकदम गड़बड़ा जाएगी भैया। मैनी इन द साउथ बिलीव डेट द सक्सेशन वॉज द ओनली वे टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमी एंड द वे ऑफ लाइफ। जो साउथ के बहुत से लोग थे उनका मानना ये था कि जो सेपरेशन है ना, सेपरेशन एक ऐसा ही एकमात्र रास्ता है जिससे कि हम अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपनी वे ऑफ लाइफ को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। In addition to these factors, they were also significant. इनके कुछ कल्चरल और एक सोशल डिफरेंसेस भी थे नॉर्थ और साउथ के, वो ये थे कॉन्फ्लिक्ट जो जिन्होंने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उन्होंने भी। द नॉर्थ वाज मोर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल, जो नॉर्थ था वो बहुत ज़्यादा अर्बन था और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल था, जबकि जो एक सेकेंड, अच्छा, जबकि वो साउथ था वो क्या था, रूरल था यानी गांव वाला क्षेत्र था, और एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर कहाँ पे था, गांव में होता है, और इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर होते हैं, सिटीज़ में होती हैं, तो अर्बन में थोड़ा सा देख लेना है, थोड़ा बहुत बच्ची चीज़ें। द नॉर्थ हैड मोर डाइवर्स पॉपुलेशन, जो नॉर्थ के पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट इमाइग्रेंट्स पॉपुलेशन थे, यानी जो कि आउटसाइडर थे वो पॉपुलेशन थी, आउटसाइडर बोल सकते हैं इनको। भाई देखो मैं तुमको इतना सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ, इतना सिंप्लीफाई कौन ही करके देगा बताओ, आप यूट्यूब पे जितना भी छान मारो तो मैं इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल जाए एकदम इतने डीपली जाके। वाइल द साउथ वाज प्रीडोमिनेंटली वाइट एंड एंग्लो सैकन, जबकि साउथ किससे भरा पड़ा था, वाइट यानी वहाँ के जो नेटिव लोग थे, और एंग्लो सैकन लोग से, ठीक है। These cultural and social differences further contributed to sense of division, और कुछ कल्चरल सेंसेस और सोशल डिफरेंसेस ने भी कुछ कल्चर और सोशल डिफरेंसेस ने भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जिससे कि डिवाइड हो सके इन दोनों रीजन का अच्छे से। वॉज इट इनएविटेबल या फिर इनविटेबल, यानी ये देखो यहाँ पे पता है क्या है ना, ये जो वर्ड दे रखा है ना, इसका लिटरली मीनिंग तो नहीं है, जस्ट इसको आप समझ सकते हैं कंट्रोल्ड या फिर कंट्रोलेबल बोल सकते हो उसको, कंट्रोलेबल विद, ये सही रहेगा कंट्रोलेबल। वॉज इट कंट्रोलेबल, क्या जो वॉर था, यहाँ पे ऐसे लिख दो, चलो वॉज चलो छोड़ो, यहाँ पे इट आ गया ना, या फिर इसको वहाँ पे वॉर लिख दो। वॉज वॉर इनएविटेबल, यानी जो वॉर था कंट्रोलेबल था। अब देखो इसमें क्या है, इसमें यही चीज़ देखो, एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, एक चीज़ बहुत ज़रूरी चीज़, एक चीज़ बता दूँ ये है, चलो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, एग्ज़ाम कैसे लिखते हैं वो वाला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा
किसी में इसमें आपको पूरा क्वेश्चन कर देता हूँ कंप्लीट, वरना आप भूल जाओगे जो पढ़ा। हाँ, वॉज इट कंट्रोलेबल? द अमेरिकन सिविल वॉर विच टुक प्लेस 1861 to 1865, ये मत करने तो पढ़ा है, क्योंकि वही क्वेश्चन है जो ज़रूरी है। 1865 वॉज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेड इवेंट, जिसकी एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और जिसके एक ऐसा जिसके बहुत सारे मतलब कि पहलूज़ हैं मतलब कि बहुत से फेसेस हैं, मतलब कि बहुत से सोच मतलब कि उसके बहुत सारे पहलू हैं, यानी बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। मैनीफेसेट, मल्टीफेसेट सॉरी, event that had many underlying causes. It is difficult to say definitely whether the war was inevitable or not. हम ये नहीं कह सकते पूरी तरीके से, ये कहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि जो वॉर था वो कंट्रोलेबल था या फिर अनकंट्रोलेबल था या फिर नहीं था। यहाँ पे इन आ गया, यानी यहाँ पे अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, अनकंट्रोलेबल, ठीक है। अनकंट्रोलेबल था या फिर नहीं था। मुझे पता है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, अनकंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल, इनएविटेबल, एविटेबल, थोड़ा सा दिमाग पे थोड़ा सा एक दिन की बात है ना, अगले 2 दिन में पेपर होगा तुम्हारा, खैर। एज देयर वर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स डेट कंट्रीब्यूटेड टू इट्स आउटब्रेक, बहुत से फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ फैक्टर हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं आउटब्रेक में। वन मेजर फैक्टर वॉज इशू ऑफ स्लेवरी, एक मेजर फैक्टर क्या है, इशू ऑफ स्लेवरी, विच हैड बीन अ कंटीशियस इशू, जो कि क्या है, एक हीटेड आर्ग्यूमेंट है, हीटेड डिसएग्रीमेंट आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। स्लेवरी इशू एक बहुत ज़्यादा कंटेंशियस इशू है, यानी क्या है, हीटेड आर्ग्यूमेंट है, हीटेड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इन द यूएस फॉर डिकेड्स प्रायर टू द आउटब्रेक ऑफ द वॉर से 10 साल, 10 मतलब कुछ डिकेड से चला जा रहा है, यानी सालों 10 साल से भी ज़्यादा हो गए, सिविल वार स्टार्ट होने वाला, उससे 10 साल पहले से चला जा रहा है। The issue of whether or not to allow slavery in the new states and territories had been major point of contention between the North and the South politician, and this eventually led to the breakdown of the political process. Another factor that contributed to the outbreak of the war was the economic and cultural differences between the North and the South. देखो वही है जो हमने ऊपर पढ़ लिया है, जिसका ना ये रिपीट किया है, पर थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज को थोड़ी अलग कर डाली है। द नॉर्थ वॉज बिकमिंग द इंक्रीजिंगली इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड अर्बनाइज्ड, तो ये थोड़ा सा अलग है ना एकदम। द वाइल द साउथ रिमेन प्राइमरली एग्रीकल्चर एंड रूरल। These differences led to the differing perspective of issues such as tariff, taxation, states' right, which eventually reached the boiling point. Finally क्या होता है, it is difficult to say that the civil war was inevitable or not, controllable था भी नहीं था, as there were a number of factors that contributed to its outbreak. इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसने कि भैया ये कंट्रीब्यूट किया, बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले किया ये सब करने में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हाउएवर इट इज़ क्लियर दैट द इशू ऑफ स्लेवरी वाज अ मेजर फैक्टर, इशू ऑफ स्लेवरी था वो ज़्यादा मेजर, इशू ऑफ स्लेवरी था वो ज़्यादा मेजर फैक्टर था किसमें, सिविल वॉर में। एंड द इकोनॉमिक कल्चरल डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ ऑल्सो प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल, ठीक है, ये भी प्ले करते हैं सिग्निफिकेंट रोल। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो जाता है एक कंप्लीट, जो कि काफ़ी अगर आप लिखोगे तो हो जाएगा 7-8 पेज, और एक क्वेश्चन 22 मार्क्स का आता है, आप लिखोगे तो हो जाएगा।